Assalamu alaikum all. Thank you for staying here up till now. Before I start on this presentation, I just want to give a couple of advices, the ones who want to make a career in machine learning and data science. Start loving the job of wrangling the data and massaging it to a form so it can be inputted to a machine learning algorithm, because the fancy part of applying machine learning, that comes at the very end. You spend 70-80% of your time collecting the data and making it in the right format to input into a machine learning algorithm. So get used to and familiarize yourself with the wrangling of the data. How to or why it is to interpret a machine learning model. For example, आपने एक machine learning model implement कर लिया है, decision tree बनाया आपने, for example, उसकी आपको कोई accuracy 90% आपने achieve कर लिया है. So in real world scenario, would you be happy to go to your boss and say कि यार मैंने 90% accuracy achieve कर लिया and I am done with it, so give me the next task. Being into the industry for about 9 years and into the data science domain for about 2.5 years, this really is not what it looks like in the real world. If you achieve 90% of accuracy, I would be very surprised and I would feel less confident on my model itself. कि 90% accuracy, there is some data leak है या कोई data में कोई biasness है, इसकी वजह से मैं इतनी हाई एक्यूरेसी दे पा रहा हूँ. लेकिन क्या आप उस 90% एक्यूरेसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे? जो आपने क्या आपका बॉस आप पे बिलीव करेगा कि यार 90% उनका मॉडल कह रहा है, कोई अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक में काम कर रहे हैं तो किसी को क्रेडिट कार्ड इशू करूं या ना करूं, उस पर आपने 90% एक्यूरेसी तो लेके आ गए, तो मैं क्या आपका मॉडल इतना मेच्योर है कि मैं उस पर इतना ट्रस्ट कर सकूं? यूजुअली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू a model to get mature and build trust on. तो इसकी डेफिनेशन तो है, आप ऑब्वियसली नेट से देख सकते हैं कि इंटरप्रेटेबिलिटी है क्या. आप इंटरप्रेटेबिलिटी ये है कि आप ग्लोबल लेवल पे और लोकल लेवल पे अपना जो मशीन लर्निंग मॉडल के आउटकम है उसको एक्सप्लेन कर सकें. कि अगर मेरे मॉडल ने किसी कस्टमर को रिजेक्ट किया है कि उसको क्रेडिट कार्ड ना दें या फलां को एडमिशन ना दें, तो उसकी क्या वजह है? वजह को बताना इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल. सो अगर आप वजह नहीं बता पा रहे, आपने कितना भी अच्छा न्यूरल नेटवर्क लगा दिया है, इट्स बिलीव मी इट्स यूजलेस. इवन आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग अ न्यूरल नेटवर्क, बट रादर डू some other model which might have a little less accuracy but have the exploratory power, or that gives you option to explain your decision. सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, और फॉर सोशल एक्सेप्टेंस अगेन कि आपका बॉस एक्सेप्ट करे, आपकी कंपनी एक्सेप्ट करे. अगर आप किसी गवर्नमेंट के लिए काम करें तो गवर्नमेंट आपका डिसीजन एक्सेप्ट करे कि आपका मॉडल अगर XYZ डिसीजन कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है. It should not be biased. Like for example, रेसिज्म पे वो बेस करके ना दे रहा हो कि यार कोई या जेंडर वाइज वो किसी को रिजेक्ट या एक्सेप्ट ना कर रहा हो कि फीमेल्स को रिजेक्ट कर रहा है, मेल्स को एक्सेप्ट कर रहा है, या एशियंस हैं या वाइट हैं लोग हैं तो उनको एक्सेप्ट कर रहा है, बाकियों को रिजेक्ट कर रहा है. इट शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स सम ऑफ योर मॉडल्स फीचर्स. जैसे यहाँ पे आपके पास यूरोप में आपको पता होगा कि GDPR का एक लॉ आया है कि राइट टू एक्सप्लेनेशन. वहाँ पे भी इसकी ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ सकती है. आपने कोई मॉडल बनाया तो यू नो हाउ टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स दैट इट्स गिविंग. तो इसका आखिरी पॉइंट देखें, बाकी आगे इट्स ऑल टेक्स्ट, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ. योर मॉडल माइट बी प्रिडिक्टिंग द राइट थिंग बट फॉर अ कम्प्लीटली रॉन्ग रीज़न. इसके लिए कोई एग्जांपल चाहिए तो हम वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे उसके वो रॉन्ग रीज़न क्या हो सकता है. प्रिडिक्शन हो सकता है बहुत अच्छी हो रही हो, बट दैट माइट बी ड्यू टू द
डेटा सेट दैट यू आर हैविंग, हो सकता है उसमें कोई बायसनेस हो सकता है जो डेटा सेट का कलेक्शन प्रोसीजर है, जहाँ से डेटा सेट आ रहा है उसमें कोई ऐसी इंट्रिंसिक कोई इशू हो जिसकी वजह से वो किसी एक साइड पर ज़्यादा टिल्ड हुआ हो। तो ये एग्जांपल है कि हस्की और वुल्फ की क्लासिफिकेशन थी, तो कुछ रिसर्चर्स ने देखा कि उनका जो है वो मॉडल इज़ very highly accurate on predicting a husky from a wolf, but when they closely analyze कि how it is possible और ऐसा क्यों कर रहा है हमारा मॉडल, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इंटरेस्टिंगली और एक्सीडेंटली जो जितने भी हमारे पास इमेजेस थे उसमें बैकग्राउंड जो था वो स्नोफॉल का था या स्नो ही बैकग्राउंड था। So if that wouldn't be the case, if there were some or other sort of a background, dark backgrounds or some tree-like background, so then they would not be predicting very high with this accuracy. So उन्होंने ये issue अपने मॉडल में आइडेंटिफाई किया कि क्योंकि हमारे पास डेटा इस किस्म का है जो कि इंट्रिंसिकली बायस्ड है, इसलिए हम उसकी जो रिज़ल्ट है उस पर टोटली जो है वो भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट डेटा जब हमारे पास कोई आएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो स्नो ये बैकग्राउंड के साथ हो। तो वुड यू ट्रस्ट दिस मॉडल और नॉट? ये जो डायग्राम है ये आपको इंटरप्रेटेबिलिटी की अगेन इम्पोर्टेंस बता रही है कि जो आपके लीनियर मॉडल्स होते हैं उसमें आपके पास काफ़ी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आ जाती है, बट मॉडल जो है वो अप्रोक्सीमेट होता है, क्योंकि वो सिंपल मॉडल होता है इसलिए वो अप्रोक्सीमेट कहलाता है और वो एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट देता है। एग्जैक्ट से मुराद यही है कि उसमें लीनियर रिग्रेशन सबको होपफुली सबको पता ही होगी कि उसमें उसको इंटरप्रेट करना आसान होता है कि जितने कोफिशिएंट्स आते हैं उन कोफिशिएंट्स की बेस पे आप सिंपली ये कह देते हैं कि यार एक यूनिट इंक्रीज पे जो है वो इतना मेरा कोफिशिएंट 0.5 बढ़ रहा है या 0.1 बढ़ रहा है या घट रहा है, इफ़ इट इज़ नेगेटिवली कोरिलेटेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वो लाइन फिट हुई है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे कह रहे हैं कि यार वहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रही थी कि आप वहाँ पे मार्केटिंग करके वहाँ पे शायद गेट कर सकते थे, जो थोड़े से पॉइंट्स आगे डाउन नज़र आ रहे हैं वहाँ पे वेस्टेड मार्केटिंग हुई है, बट इट इज़ ऑब्वियसली नॉट द ऑप्टिमल मॉडल। जो सेकंड वाले पे आए ये आपको सॉर्ट ऑफ होता है ये कोई डीप लर्निंग का मॉडल हो या कोई और मशीन लर्निंग का मॉडल हो जो कि जिसने काफ़ी हद तक जो है वो डेटा की जो शेप है उसको कैप्चर किया, बट इट विल गिव यू द अप्रॉक्सीमेट एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जैक्ट मॉडल। इसके रिजल्ट तो मतलब आपको शायद अच्छे ना मिलें या, लेकिन उसमें आपको अप्रॉक्सीमेट आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसमें आपको एज इट इज़ कोफिशिएंट्स नहीं मिलेंगे आपको जिनको आप बेस बना के अपने बॉस को या अपने जो मैनेजर है उसको बता सकें कि यार फला एट्रीब्यूट अगर एक यूनिट इंक्रीज होता है तो मेरा मॉडल इतने % चांस है कि वो नेगेटिव की तरफ से चला जाए या पॉजिटिव की तरफ चला जाए। अच्छा, इंटरप्रेटेबिलिटी इन प्रैक्टिस, ओबियसली मशीन लर्निंग जो है वो मल्टी डायमेंशन स्पेस में हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव किसी फंक्शन को मिनिमाइज़ करना होता है या मैक्सिमाइज़ करना होता है इन सम केसेस। इट्स लाइक अ गेम, जो हमारे फीचर्स हैं उनको आप एज अ प्लेयर्स ले सकते हैं कि जितने भी फीचर्स हैं वो हर एक उसमें एक प्लेयर है और वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड अचीविंग अ सिंगल गोल, और कौन सा एट्रीब्यूट कितना ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट कर रहा है ये हम जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस फीचर इंपॉर्टेंस से देख सकते हैं कि यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, फ़लाँ को हम एलिमिनेट कर दें, फ़लाँ को हम रखें या मज़ीद फीचर इंजीनियरिंग करें। वो दैट्स ऑल सॉर्ट ऑफ अ मशीन लर्निंग साइकिल दैट एवरीवन फॉलोज। एक पॉसिबल सोल्यूशन आपने देखा ही होगा कि जो XGBoost है या जो ग्रेडियंट बूस्टिंग के एल्गोरिथम्स है वो आपको एक चार्ट देते हैं बनाने के लिए, वो ऑप्शन है आपके पास कि आप इम्पोर्टेंस वाइज जो है वो फीचर्स प्लॉट कर लें, उनको आप देख के बता सकें कि यार ये मेरा सबसे टॉप, जैसे आपने पिछली प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा कि ये फलां जो है वो फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो टॉप पे दिख रहा है, उसका बार सबसे ज़्यादा है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बाकी जो हैं आपके पास
जितने भी फीचर्स हैं वो सब आ जाते हैं। बट इज़ दैट इनफ, और डज दैट आंसर द क्वेश्चन कि अगर कोई मेरा एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल टॉप पे आ रहा है, तो वो फॉर एग्जांपल अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो वो अगर इंपॉर्टेंट है तो वो नेगेटिव को प्रिडिक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है या पॉजिटिव को प्रिडिक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या कोई ये बता पाएगा? उस प्लॉट फीचर की इंपॉर्टेंस से ही आपको बिल्कुल पता ही चलेगा। हो सकता है आपकी क्लास, आपके जो मशीनरी प्रॉब्लम है वो इम्बैलेंस्ड हो, जिस तरह यूजुअली इन रियल लाइफ होता है कि 80% पॉजिटिव क्लास, 20% नेगेटिव क्लास। तो हो सकता है आपका जो फीचर इम्पोर्टेंस दे रहा है वो सबसे ज़्यादा अच्छी आपकी जो हाई क्लास है या जो पॉजिटिव क्लास है, जो 80% ऑफ द क्लास है, उसको सबसे अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है, जो कि इन मैनी केसेस आपके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि मेजॉरिटी क्लास को प्रेडिक्ट करना आसान होता है। आपको अगर जैसे आप क्रेडिट कार्ड फ्रॉड प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो फ्रॉड लाख में से कोई 1-2 हज़ार लोग या 100-200 लोग ही करेंगे, बाकी 98,000 लोग या 99,000 लोग जो वो जेन्युइन होंगे। तो अगर आपका मॉडल आउट ऑफ 1,99,000 अगर एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर रहा है तो 99% एक्यूरेसी आपको वैसे ही मिलेगी, बट द मॉडल इज़ यूजलेस, क्योंकि आपको आपका जो 1,000 है उसको वो कैप्चर नहीं कर रहा है। जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंसिस्टेंसी हो, अगर हम मॉडल को चेंज करें so that it relies on more on a feature, we expect that the importance of this feature does not decrease. Accuracy, if we have chosen a metric to measure, अगर हमने कोई सा भी metric लिया है तो फीचर एट्रीब्यूशन जो है वो शुड एड अप टू दैट मेट्रिक, मतलब कि अगर हम हर इंडिविजुअल फीचर को देखें तो वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा हो एक्यूरेसी तक आने तक, तो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली वो सब एक ही मेट्रिक को जाके एड अप करें, एंड देन इनसाइटफुलनेस। ये एक एग्जांपल है, मॉडल है, उसको डिसेंट्री है हमारे पास कि हमने फीवर को एज अ रूट नोड रखा है पहले मॉडल में, देन कफ है सेकंड लेवल पे, और हमारे पास दूसरा मॉडल है, हमने इसमें जो है वो फीचर का जो हमने डिसेंट्री का रूट हमने चेंज कर दिया है, तो वहाँ पे कफ रख दिया और फीवर को नीचे लेके आ गए। तो सिंपल ट्री मॉडल्स ओवर 2 फीचर्स, कफ इज़ क्लियरली मोर इम्पॉर्टेंट इन मॉडल बी देन इन मॉडल ए। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे जो है वो नहीं है, क्योंकि मॉडल बी में कफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल ए में जो है वो फीवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिवन दैट कि यहाँ पर डेटा सेम है। उसी वही एग्जांपल कंटिन्यूड है। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो ये ट्री बनाया है, इसमें मीन स्क्वायर्ड एरर टॉप लेवल पे कैलकुलेट हुआ हुआ है, जब हमारे पास हमने किसी भी लेवल पे स्प्लिट नहीं किया है ट्री को। मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला हमने, जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है उसके थ्रू, तो हमारे पास मॉडल ए में जो है वो 1200 आ रहा है। फिर जब हम फीवर पे स्प्लिट करते हैं कि फीवर येस है या नो है, तो हमारे पास जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो 800 हो जाता है। तो जो समझे आप गेन है वो हमारे पास 400 का हुआ है फीवर से, इफ़ दैट इज़ ऑन द रूट नोड। एंड इफ वी कम टू मॉडल बी, मीन स्क्वायर्ड एरर जो है फॉर एग्जांपल 1425 है। इफ वी कम टू द फीवर देन द मीन स्क्वायर्ड एरर इज 800। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो फीवर है वो हमें 400 मीन स्क्वायर्ड एरर दे रहा था, यहाँ पे हमें जो है सॉरी 800 दे रहा है हमें। तो क्लियरली सेकंड वाले में हमारे पास जो है फीवर की जो है वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई है। सो अगेन इनकन्सिस्टेंसी। सो आप किस वाले को यूज़ करना चाहेंगे, पहले वाले को दूसरे वाले को? यू माइट नॉट हैव अ डेफिनेट आंसर। ये अगेन द फॉल्ट इन अवर मॉडल्स के आपने फीचर इम्पोर्टेंस प्लॉट कर दी। अब this point के we see that total sulfur dioxide is the most important feature, but how can we tell whether it tends to trigger a 0 or 1? मतलब ये किसको प्रिडिक्ट करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा करामत है क्या आपके पॉजिटिव क्लास को या नेगेटिव क्लास को? तो आपके पास एक यहाँ पे लाइब्रेरी आती है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, जहाँ पे आप लोकल इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा और कंसिस्टेंसी वाइज आप देख सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट ओवरऑल ग्लोबली आपके मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट है और लोकली किसी एक या दो प्रेडिक्शंस के लिए उसकी वजह क्या बन रहा है। मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो किस तरीके से पार्ट प्ले कर रहे हैं किसी भी प्रेडिक्शन के अंदर। इट अलाउज मीनिंगफुल लोकल एक्सप्लेनेशंस, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट फीचर्स,
फॉर एग्जांपल ये गेम की सी एग्जांपल है कि ये 3 जो है कैरेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे कैरेक्टर को जो है वो वेडर को किल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ है, पहले वाले की समझो 10 है, देन 9 है, देन 8 है, देन उनके कॉम्बिनेशंस की स्ट्रेंथ लिखी हुई है। ये उनका एक मैट्रिक्स बना हुआ है कि हमने पहले सिर्फ ये योडा नाम है पहले कैरेक्टर का, हमने इसको यहाँ पे रखा है। फिर हमने फॉर एग्जांपल इसमें OBI को ऐड कर दिया है, तो वो कितनी कंट्रीब्यूशन हो गई। फिर देन हमने बाकी तीनों को ऐड कर दिया है, तो उसकी क्या कंट्रीब्यूशन हो गई। फिर देन पहले हमने योडा को रखा था, फिर बाद में हम OB को रखेंगे। फिर देन तो कहने का मकसद ये है कि हम फीचर को किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं अपने मॉडल के अंदर एक टारगेट को प्रेडिक्ट करने के लिए। जैसे हमारे पास फीचर सिलेक्शन होती है जो कि स्टार्ट से एक एट्रीब्यूट से चलती है, बाकी सारे एट्रीब्यूट को एक करके एडिशन में ऐड करती जाती है। दूसरी होती है कि आप सारे एट्रीब्यूट रखें, एक एक करके आप एलिमिनेट करते जाएं। तो जब हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली, तो उसके बाद हमें पता चला कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि जो पहला कैरेक्टर है वो 10 उसकी पावर है अलोन, जो आखिरी जो कैरेक्टर है या जो आखिरी फीचर आप कह लें इन डेटा साइंस टर्म, उसकी जो पावर है अलोन वो 8 है। बट व्हेन दे एक्ट इन अ ग्रुप, तो एक्चुअली जो कंट्रीब्यूशन है इसकी, जिसका 8 हमारे पास इंडिविजुअल पावर थी, वो 11.5 कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि वो 17.5 कर रहा है। तो एक्चुअल में वो पहले वाले से 20% ज़्यादा वीकर है, बट इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग 34% लेस देन द योडा। एक्चुअल में वो सिर्फ 20% वीकर है पहले वाले से, बट जब वो इन कंजंक्शन आता है सबके साथ, मतलब एज ए टीम प्ले करता है, तो वो 34% लेस इफेक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर टू 20% लेस इफेक्टिव इफ वी सी देम अलोन। और ये क्लिक करनी थी, ओपन कर ओपन कर ये एग्जाम्पल है of using shape and shape values and how we can interpret our model. ये मॉडल, ये जो डेटा सेट है वो सेंसस का डेटा सेट है, बहुत कॉमनली अवेलेबल है. It just tells you some demographics of the persons and whether they earn a salary greater than 50,000 or not. US का कोई डेटा सेट है, तो greater than 50,000 और less than 50,000 में ये प्रेडिक्ट करना है इसमें. और जैसे ये आपने देखा हो वही कि इसमें हमने फीचर इम्पोर्टेंस हमने प्लॉट की है. तो इसमें एज जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा है कि ऑब्वियसली हमें लगता भी है कि एज वाइज बंदे की सैलरी जो है वो बढ़ती है, बट कब तक बढ़ती है या कहाँ तक, उसकी लिमिट क्या है, वो आपको इधर कुछ नहीं पता चल रहा. ना ही ये पता चल रहा है कि ये एज जो फैक्टर है वो क्या ग्रेटर देन 50,000 को प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा हेल्प दे रहा है या लेस देन 50,000 को प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा हेल्प दे रहा है. फिर देन है आवर्स पर वीक, कितने लोग कितना वर्क करते हैं वो है, फिर ऑक्यूपेशन है, एंड देन एजुकेशन है. सो but there was a plot importance, and this one is again the feature importance, but with a little additional parameter of cover. ये कवर है, इसके अंदर वेट भी होता है, इसके अंदर आप गेन रेशो भी यूज़ कर सकते हैं. आप सब लोगों ने ये गेन रेशो वगैरह पढ़ा हुआ होगा. तो ये जस्ट सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने अगर एक पैरामीटर चेंज किया है, इसकी वजह से पूरा जो प्लॉट की जो इम्पोर्टेंस थी वो पूरी उथल पुथल हो गई. यानी कि पहले वो एज था टॉप पे, आप देखें कैपिटल गेन आ गया टॉप पे, तो आप किस वाले को बिलीव करेंगे, क्योंकि ये सिंपल प्लॉट इम्पोर्टेंस बना के दे रहा है आपको. आप इस तरह गेन यूज़ कर लें, इसमें अगेन कुछ और आ गया, इसमें रिलेशनशिप क्या है वो टॉप पे आ गया कि यार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू माइट गेट ऑब्वियसली कन्फ्यूज. शेप जो है, शेप पैकेज जो है वो क्या करता है कि ये एक आपको इंडिविजुअल
प्रेडिक्शन दिखाई गई है उसी डेटा सेट की, कि उस टेस्ट सेट पे नहीं उसको ट्रेन करके ट्रेनिंग डेटा पे, और टेस्ट एक दिखाई गई है कि ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है ये बता रहा है कि दीज आर द वेरिएबल्स और वैल्यूज विच आर पुशिंग देम टूवर्ड द पॉजिटिव साइड, यानी कि हायर एंड पे हायर उस पर पुश कर रहे हैं। यानी कि ये बता रहे हैं कि एज 39 हो, मेल हो, एजुकेशन 13 साल की हो, तो वो माइट बी अर्निंग हायर सैलरी, यानी कि हायर दैन 50,000 वाला। और अगर कैपिटल गेन, रिलेशनशिप, नॉट इन फैमिली, ऑक्यूपेशन, ये सब ये हो, नॉट इन फैमिली हो, कैपिटल गेन कम है, तो दीज एट्रीब्यूट्स आर पुशिंग इट टुवर्ड्स द लोअर वैल्यू। तो ये आपको ये बता रहा है कि अगर आपको एक्सप्लेन करनी हो किसी को प्रेडिक्शन के क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि यार क्योंकि इसकी एज ये है, जेंडर ये है, एजुकेशन ये है, कैपिटल गेन ये है। ये पूरा आपको इंडिविजुअलाइज प्रेडिक्शन दिखा रहा है, शेप जो पैकेज है। और क्यों का जवाब दे रहा है आपको कि वाई a certain prediction is being made on a certain record. ये समझें, ये वो एक थी एक रिकॉर्ड था, ये जो है वो सारा डेटा सेट है, नहीं ये समझे आप, जो कि दिखा रहा था। काफ़ी जम्बल्ड है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा चेंज करना ताकि मेक सेंस। अच्छा, ये जो रेड में जो शो हो रही है ये मोस्टली वो रिकॉर्ड्स हैं जो हु आर अर्निंग हायर सैलरी, एंड ब्लू में वो हैं जो हु आर अर्निंग लेस सैलरी, लेस देन 50,000। तो इसमें हम देखेंगे मोस्टली जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो हस्बैंड या वाइफ हो जिनका, मतलब जो रिकॉर्ड हमारे पास पड़े हुए थे, तो वो उनका ज़्यादा चांस है कि वो सैलरी हाई अर्न कर रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू द वंस के कुछ और कोई भी और रिलेशनशिप हो, नॉट इन फैमिली, अदर एनी अपार्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो वो शायद उसमें कम चांस है कि वो ज़्यादा हाई अर्न कर रहे हों। इसको हम एजुकेशन पे देख लेते हैं। एजुकेशन नंबर जैसे आप देख रहे हैं कि इनका 16, 14, 13 है, दे आर यूजुअली अर्निंग हायर। एजुकेशन नंबर इनका कम है, 5, 7, ये देख रहे हैं आप ब्लू में। तो ये इट ऑब्वियसली शोज़ के एजुकेशन जो है वो इज़ वन ऑफ द गुड इंडिकेटर्स के व्हाट माइट बी अ पर्सनस वेज। तो ये मैंने ये यानी शेप के थ्रू जो फीचर इंपॉर्टेंस आई है उस पर आप काफ़ी हद तक यानी बिलीव कर सकते हैं दैट विल नॉट गिव यू इनकंसिस्टेंट रिकॉर्ड्स। तो इसके मुताबिक रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, देन एज, एंड देन एजुकेशन नंबर, एंड देन कैपिटल गेन, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वंस। ये इसका एक और प्लॉट है, समरी प्लॉट। समरी प्लॉट जो है इसमें आपको ये बता रहा है, समरी प्लॉट से मैं बता दूं कि ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल एज का फैक्टर है, बिकॉज इससे न्यूमेरिक फैक्टर्स को समझाने में थोड़ा सा आसान होगा कि एज जो है वो आपकी ये जो है वो नेगेटिव साइड है और ये जो है वो पॉजिटिव साइड है। तो एज जो है वो अगर ब्लू में यानी कि अगर एज हमारे पास कम होगी बंदे की, तो वो उसका ज़्यादा चांस है कि उसकी सैलरी ऑफ कोर्स कम होगी, कि 20 साल का है या 21 साल का, अभी कैरियर स्टार्ट नहीं किया है या कोई पार्ट टाइम और जॉब्स कर रहा है। तो दिस बार टेल्स अस के जो किसी भी फीचर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे मॉडल को किस तरह इम्पैक्ट कर रही हैं। अगर वो ब्लू हैं यानी कि लो हैं और वो इस साइड पे जा रहा है, तो टेलिंग यू के लोअर वैल्यूज़ ऑफ एज इम्प्लाइज के आपका जो बंदा है जिसको आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं उसकी जो है वो सैलरी माइट बी लेसर। इस तरह एजुकेशन नंबर को अगर हम देखें तो ये काफ़ी हाईली इस तरफ आया हुआ है कि पॉजिटिव साइड की तरफ आया हुआ है, और इट टेलिंग अस के सॉरी कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ, कैपिटल गेन जिनका ज़्यादा होगा यानी कि हाई होगा तो वो देयर मोर चांसेस कि उनकी सैलरी जो है वो हायर हो। और सेम गोज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द
फीचर्स आप देख सकते हैं कि जो बाकी फीचर्स हैं वो उनमें ज़्यादा कोई प्रेडिक्टिव पावर लग नहीं रही है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्ट के जो 4-5 हैं जिसमें आपको थोड़ा सा डिस्पर्जन नज़र आ रहा है। बाकी जो हैं वो काफ़ी सेंटर में ही जो है वो अलाइन हुए हैं, कंट्री, रेस, वर्क क्लास वगैरह। ये डिपेंडेंस प्लॉट है अगेन, इसमें ये एज है और एजुकेशन नंबर है, और ये जो है वो लॉग लॉस की वैल्यूज़ हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 50,000 होगी या लेस देन 50,000 होगी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 20 से 25 साल का जो ड्यूरेशन है जिनकी एजेस हैं वो यूजुअली लाइज इन द ब्लू लाइन, के ब्लू डॉट का मतलब है कि दे आर अर्निंग लेस देन 50,000। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अर्निंग हायर है वो 1 की तरफ जा रही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, इज गोइंग अप। फिर देन ऑफ कोर्स 60 समथिंग के बाद आके जो है वो इट अगेन कम्स डाउन। So it's if you are not a sort of a landlord or something, so this is how you can interpret the results of your machine learning models, and बाकी सब भी इसी तरह ही ये सारे प्लॉट्स बने हुए हैं। So that is it from my side। कोई सवाल? ठीक हो? Thank you. Our next speaker